गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपना पहला वीडियो आधुनिक भारत का स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम पहले आज पढ़ेंगे भारत में यूरोपियों के आगमन। इसके पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि 18वीं शताब्दी में जो नए स्वायत्त राज्यों का उदय हुआ था वो कौन कौन से थे और उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है, तो जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तर मुगल काल में मुगल बादशाह मात्र प्रतीकात्मक ही रह गए थे, बस प्रतीक मात्र का रह गया था, नाम मात्र के रह गए थे। और उनकी जो सत्ता की बागडोर थे ईरानी और तुरानी गुट और हिंदुस्तानी मूल के जो अमीर सैयद बंधुओं के पास चली गई थी। जो सैयद बंधु थे उनके पास चली गई थी। ठीक है, उसके बाद जब 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही वैभवशाली जो मुगल साम्राज्य था उसका पतन जो होता है वो प्रारंभ होने लगता है और बहुत तेज़ी से पतन शुरू हो जाता है। इसी बीच में मुगल साम्राज्य के इन्हीं जो अवशेषों पर कहा जाता है कि कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों का उदय होता है जो कि बाद में कई स्वतंत्र राज्य अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते हैं, जिसमें एक था हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद जो स्वतंत्र राज्य था, ये यहाँ पे आसफ जाही वंश का संस्थापक कौन था? निजाम उल मुल्क था, जिसको चिनकिलिज खां बोलते थे। और निजाम उल मुल्क तुरानी गुट का था। बोला जाता है कि उसने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसको मोहम्मद शाह ने इसको दक्कन में सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, तो इसने दक्कन में कई सारे काम किए। 1720 से 1722 के बीच इसने दक्कन में अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली और 1724 तक आते आते इसने स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना कर ली। ये जो था, इसकी नीति जो थी हिंदुओं के प्रति बहुत उदार थी। इसने एक हिंदू जो शासक थे पूरन चंद को अपना दीवान बनाया था। निजाम उल मुल्क ने दक्कन में जागीरदारी प्रथा को ख़त्म करवा दिया, अपनाया और राजस्व व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार थे उनको ख़त्म करवा दिया। ठीक, सकूर खेड़ा के युद्ध में निजाम उल मुल्क ने मुगल सूबेदार कौन था? मुबारिज खां को हरा दिया और मुगल बादशाह ने जो निजाम उल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया। इसी बीच में उसको आसफ जाह की उपाधि प्रदान की गई। किसकी उपाधि? आसफ जाह की उपाधि प्रदान की गई। 1748 में उसकी मृत्यु हो जाती है, निजाम उल मुल्क की मृत्यु हो जाती है और हैदराबाद आंतरिक संघर्ष तथा कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए, ठीक है, कर्नाटक को लेकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की जो कूटनीति का शिकार हो जाता है हैदराबाद। और इसी बीच में जो है युद्ध या फिर मतभेद चलते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बंगाल। हमारा बंगाल के बारे में देखते हैं। जब बंगाल राज्य की स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? श्रेय जो जाता है उनको मुर्शीद कुली खां को जाता है। जब 1700 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था। इस समय जो बंगाल का सूबेदार था वो अजीमुशान था, जो दरबार से संबंधित होने के कारण दिल्ली में रहता था। ठीक है, अतः जो बंगाल की वास्तविक शक्ति थी वो मुर्शीद कुली खां के पास थी। ठीक है, फर्रुखशियर ने मुर्शीद कुली खां को 1717 में बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। आगे जाकर जब मुगल साम्राज्य की स्थिति कमज़ोर हो जाती है तो इसी का फ़ायदा उठाकर वो स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव डाल देता है, मतलब स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद क्या आता है? मैसूर या अवध देख लेते हैं। ठीक है, अवध के बारे में क्या हुआ कि जब कौन था इसका जो स्वतंत्र अवध की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? शहादत खां को। शहादत खां, जिसको बुरहान उल मुल्क को माना जाता था, मतलब बुरहान उल मुल्क को शहादत खां कहा जाता था। 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया था इसे और उसने आगे जाकर स्वतंत्र राज्य करना प्रारंभ कर दिया था। शहादत खां ने 1723 में नया स्वराज बंदोबस्त, ठीक है, मतलब रेवेन्यू सेटलमेंट लागू किया। कहा जाता है कि उचित भू लगान लगाकर तथा बड़े जमींदारों के जुल्मों में बचाकर उसने किसानों की हालत को बेहतर बनाया था। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह से शहादत खां ने 7000 का मनसब और बुरहान उल मुल्क
बुरहान उल मुल्क की उपाधि ली थी। ठीक, 1739 में सादत खां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका भतीजा और तथा दामाद सफदरजंग, जिसको अबुल मंसूर खां कहा जाता है, वो अवध का नवाब बन जाता है। ठीक है, तो अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह, 1847 से 1856 तक। इसी के कार्यकाल में लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट, मतलब सरकारी रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाया और 1856 में इसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, इसी बीच में क्या कहते हैं, बक्सर का युद्ध भी होता है, वो हम आगे देखेंगे। अभी एक ओवरऑल व्यू ले लेते हैं। ठीक है, फिर मैसूर आता है। मैसूर में तालीकोटा के युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया और इसकी कमजोर स्थिति को फायदा उठाकर जिन स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ उनमें से एक मैसूर भी था। इस समय मैसूर पर वाडियार वंश का शासन था। इसका अंतिम शासक होता है चिक्का कृष्णराज, जो कि नाम मात्र का शासक रह जाता है। शासन की जो वास्तविक बागडोर होती है वो 2 मंत्रियों के हाथ में होती है। कौन होते हैं? नंजराज और देवराज। ठीक है, इस समय मैसूर पर मराठों तथा निजाम के आक्रमण का खतरा बना रहता है। मराठी लगातार मैसूर पर आक्रमण कर उसे वित्तीय और राजनीतिक दृष्टि से कमजोर बनाना चाहते थे, जबकि निजाम जो है मैसूर को मुगल प्रदेश मानकर इस पर अपना अधिकार समझते थे। इसी बीच में 1721 में हैदर अली का जन्म होता है। हैदर अली एक साधारण अधिकारी के रूप में मैसूर की सेना में कार्य करता है और अपनी योग्यता के दम पर वो सेनापति के पद तक पहुंच जाता है। 1755 में डिंडीगुल के फौजदार के रूप में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से एक शस्त्रागार की स्थापना की थी। किसमें? डिंडीगुल। ठीक है, डिंडीगुल के फौजदार के रूप में हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से एक शस्त्रागार की स्थापना की। 1761 आते आते हैदर अली ने नंजरार को हटा के यहाँ की जो सत्ता थी वो अपने हाथों में ले ली और उसके बाद जो बिदनूर के राजा की मृत्यु हो जाती है, हैदर अली ने वहाँ पर कब्जा कर लिया और वहाँ पर अपना एक उपशासक नियुक्त कर दिया बिदनूर में। सत्ता के आरंभ में ही वह मराठा सरदारों निजाम अंग्रेजों के साथ कई बार लड़ाई करते हैं। हैदर अली एक वीर योद्धा और कुशल प्रशासक थे। अपने कार्यकाल के दौरान सेना का पुनर्गठन किया था इन्होंने। जागीर बांटने की जो प्रथा थी उस पर रोक लगा दिया था। तोपखानों आदि का निर्माण कराया था। काले तट पर विजय प्राप्त कर समूचे जो मालाबार तट पर हैदर अली ने उसकी अधिकांश भूमि पर कब्जा कर लिया था और वहाँ जहाँ नायरों से उनका संघर्ष होता है। हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर की गद्दी पर टीपू सुल्तान बैठता है, जो कि राजनीतिक दूरदर्शिता से अपने पिता हैदर के ही लगभग उन्हीं के समकक्ष होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है केरल। एक केरल राज्य भी था। ठीक है, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में केरल में 4 प्रमुख राज्य थे, जैसे कालीकट था, चिरक्कल था, कोचीन, क्या था? कालीकट, चिरक्कल, कोचीन और एक त्रावणकोर। ठीक है, त्रावणकोर के राज्य को राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में प्रमुखता मिली थी इसी बीच में और उन्हें डचों को हराकर केरल में उनकी जो राजनीतिक सत्ता को समाप्त कर दिया था। ठीक है, मार्तंड वर्मा ने यूरोपीय मॉडल के आधार पर अपनी सेना का संगठन किया और उन्हें आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित किया था और इन सैनिकों का जो प्रयोग था उन्होंने अपने राज्य विस्तार में किया। मार्तंड वर्मा ने अपने राज्य में सिंचाई व्यवस्था, नहर निर्माण कराया, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास किया उन्होंने। उनके जो उत्तराधिकारी थे कार्तेंद्र तिरुनल राम वर्मा, वो विद्वान थे, कवि थे, संगीतज्ञ थे, अभिनेता थे। उन्होंने अंग्रेजी में धारा प्रवाह बातचीत करता था, वो अच्छे से अंग्रेजी बोल लेता था। ठीक है, यूरोपीय मामलों में गहरी रुचि थी,
लंदन, कलकत्ता और मद्रास से निकलने वाले अखबारों एवं पत्रिकाओं को नियमित रूप से पढ़ता था। इससे उसके अंग्रेजी में रुचि के बारे में पता चलता है। ठीक है। 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में मलयालम साहित्य का काफ़ी विकास हो रहा था। ठीक। तो संस्कृत के विद्वानों का प्रमुख केंद्र के रूप में जो है त्रिवेंद्रम या अभी तिरुवनंतपुरम उभर रहा था। उसके बाद आता है रुहेलखंड में, जो कि रुहेला पठान थे यहाँ के। ठीक है। फिर पंजाब का देख लेते हैं। रुहेलखंड के रुहेला पठान थे। रुहेलखंड की जो स्थापना हुई थी किसने की थी? अली मोहम्मद खां ने की थी। इसकी राजधानी थी बरेली, जो कि आंवला, तब का नाम आंवला था, आज बरेली है। ठीक है। तथा बाद में रामपुर इसकी राजधानी बनी थी, रामपुर। और यह इलाका जो था हिमालय की तराई में गंगा तट से कुमाऊं की पहाड़ी तक फैला हुआ था, काफ़ी उपजाऊ था। रुहेला का जो अवध, दिल्ली और जाटों से लगातार संघर्ष होता रहता था। जो रुहेला के नेता हाफिज रहमत खां ने बाहरी आक्रमणों से रक्षा के लिए अवध के जो नवाब थे वजीर से संधि की और बदले में 40 लाख रुपए देने की बात कही। 1773 आते आते रुहेलखंड पर मराठों के आक्रमण के समय अवध के नवाब वजीर ने अंग्रेजी सेना की मदद से उसे भगा दिया और संधि के अनुसार रुहेलों से धनराशि ले ली। जो रुहेला नेता थे हाफिज रहमत खां, धनराशि न देने पर अवध ने अंग्रेजों के साथ मिलकर रुहेलों पर आक्रमण कर दिया और इस जहाँ पे युद्ध किया था, जिस स्थान पे, उसका नाम था मीरामपुर कटरा। इसलिए इस युद्ध को कहा जाता है कि मीरामपुर कटरा का युद्ध, जो कि 1774 में हुआ था। और इसी बीच में लड़ते लड़ते हाफिज रहमत खां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसकी मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था फैजुल्ला खां को रामपुर का शासक बना देती है ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद पंजाब आता है। पंजाब के बारे में देखते हैं। ठीक है। तो पंजाब में जो, एक मिनट, इसके पहले इनके गुरु के बारे में देख लीजिए। ठीक। गुरु नानक जो थे वो सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु गोविंद जो थे 10वें गुरु, खालसा पंथ की स्थापना की थी। इन्होंने सिखों में पाहुल प्रथा की शुरुआत की थी। औरंगजेब से निरंतर संघर्ष होता रहता था इनका। सिखों के अंतिम गुरु थे और जफरनामा की रचना की थी फारसी में। ठीक है। इनका मुगलों से साथ निरंतर टकराव से 18वीं शताब्दी में सिखों का उदय एक राजनीतिक शक्ति के रूप में हो गया था। सिखों के जो 10वें अंतिम गुरु गोविंद सिंह जो थे, व्यक्तिगत गुरुत्व के सिद्धांत को खत्म कर खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की थी, जिसके कारण सिखों को विशेष वेशभूषा जैसे केश, कंघा, कृपाण, कड़ा। ठीक है। इसको देखिए, गलत, इसमें यहाँ पे गलत हो गया होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप सुन के लिख लीजिएगा। ठीक है। कच्छा। ठीक है। कच्छा जो कि 5 ककार या 5 कक्के धारण करना होता था। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और इसके बाद बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। ठीक है। तो बंदा बहादुर, जिनके बचपन का नाम था लक्ष्मण देव, पंजाब के सिख किसानों को एकत्रित कर मुगलों से लगातार 8 वर्षों तक इन्होंने लड़ाई की। और बंदा बहादुर के उनके जो शिष्य थे सच्चे पातशाह के उपनाम से संबोधित करते थे। ठीक। 1716 में फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर को उनके पुत्र समेत हत्या करवा दी। बंदा बहादुर की हत्या के बाद थोड़े समय के लिए जो सिख का राज्यों का उत्कर्ष था वो थम सा गया था, लेकिन जल्दी ही मुगल नेतृत्व की अक्षमता और विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के लगातार आक्रमण के कारण उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर थोड़े समय के लिए मंद पड़े सिख राज्य का फिर से उत्कर्ष हुआ और ये फिर से खड़ा हो गया। अहमद शाह अब्दाली के भारत में वापस आ जाने पर सिखों ने फिर से पंजाब और जम्मू राज्य पर अधिकार कर लिया। ठीक है। सिखों की दो धार्मिक सेना के रूप में विकसित दल खालसा को कपूर सिंह की मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व जस्सा सिंह अहलूवालिया ने संभाला था। ठीक। इतना याद नहीं रखना, एक बार हम आपको बता रहे हैं, ओवरव्यू बता रहे हैं, जिससे आगे आपको ये समझ में आ जाए कि लड़ाई क्यों होती थी अंग्रेज़ों में, सिखों में और रोहिला पठानों में। ठीक है। ऐसे जो था, और मैसूर के जो शासक थे, इन सब में लड़ाई क्यों हो रही थी, मराठा में। तो इस वजह से हम ये थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक है।
प्रत्येक मिसल की पहचान का एक झंडा होता था, नाम होता था, निशान होता था। सभी मिसलों के नेताओं की एक संयुक्त समिति होती थी, सभी मिसलों के कार्यों का जो कि सभी मिसलों के कार्यों को संपन्न करती थी। ठीक। 1773 में दल खालसा ने बाहरी आक्रमणों से उत्पन्न अव्यवस्था के हल के लिए राखी प्रथा शुरू की थी। कौन सी प्रथा? राखी प्रथा। राखी प्रथा के अंतर्गत क्या होता था कि प्रत्येक गांव से उपज का 1/5 भाग लेकर दल खालसा जो होता था उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। ठीक। 1/5 भाग लो और उसकी सुरक्षा करो, जो देता था 1/5 भाग अपनी उपज का। इस प्रणाली के द्वारा सिखों का राजनीतिक शक्ति के रूप में विकास हुआ और 12 मिसलों में से जो सुकर चकिया मिसल में जन्मे रणजीत सिंह को काफ़ी ख्याति प्राप्ति हुई। इसीलिए अब यहाँ पे पता चल गया होगा आपको कि ये सुकर चकिया मिसल क्या था और रणजीत सिंह किससे संबंधित थे। ठीक है, तो ये इतिहास में शेर ए पंजाब के नाम से जाने जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, अपने टॉपिक पे आते हैं। पीछे का हम लोगों ने कवर कर लिया है। आप लोग ये मैप के माध्यम से देख लीजिएगा कहाँ पे पोर्तुगीज़ हैं, कहाँ पे डच हैं, कहाँ पे वो हैं फ्रांसीसी हैं, कहाँ पे डेनिश हैं, कहाँ पे इंग्लिश सेटलमेंट है। तो ये यहाँ पे एरो बना हुआ है, आप इसके हिसाब से सिंबल देख के मैप में एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया हो जाए, जल्दी याद हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का क्रम क्या था? मध्यकाल में जो भारत और यूरोप से व्यापारिक संबंध थे, ये जो व्यापार होता था वो भारत के पश्चिमी समुद्र तट से और लाल सागर और पश्चिमी एशिया के माध्यम से होता था। ठीक है, यह व्यापार मसालों और विलासिता की वस्तुओं से जुड़ा था। मसालों की आवश्यकता यूरोप में ठंडी के दिनों में मांस को सुरक्षित रखने और उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए पड़ती थी। इस वजह से मसालों का व्यापार बहुत अधिक होता था। क्रम देख लेते हैं, तो पहले पुर्तगीज़ आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डैन आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है, भारत में पुर्तगीज़ जो आए थे वो सबसे पहले आए थे 1498 में और गए थे सबसे अंत में 1961 में गए थे वापस। ठीक है, इनकी कंपनी के नाम देख लीजिएगा। एस्तादो डा इंडिया बेरिंगते ओस्ट इंडसे कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी थी। डन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। कंपनी डेज इंडियन ओरिएंटलीज 1664 ईस्वी में बनी थी। ठीक है, जो पुर्तगाली राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर ने दिक्सूचक यंत्र की स्थापना की थी, खोज की थी और एक नक्षत्र यंत्र के द्वारा गणनाएं करने वाली तालिका बनाई थी, सारणियों का निर्माण किया था, जिससे क्या कहते हैं कि समुद्र यात्रा करना बहुत ही आसान हो चुका था। ठीक, किसने बनाई थी? आप याद कर लीजिएगा इसको, हेनरी द नेविगेटर ने बनाई थी। 1486 में पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमेओ डियाज ने उत्तमांसा या केप ऑफ गुड होप में वास्को डी गामा ने भारत की 1498 में की थी। बार्थोलोमेओ डियाज ने उत्तमांसा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप की खोज की थी 1486 में। ठीक है, उसके बाद पुर्तगालियों के बारे में डिटेल से देखते हैं। प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक के माध्यम से, ठीक है, 1498 में कालीकट पहुंचता है भारत के समुद्र तट पर। कालीकट का जो शासक होता है जमोरी ने उसका स्वागत करता है, लेकिन उस समय वहाँ पे पहले से ही अरब लोग व्यापार कर रहे थे, तो अरबों ने पुर्तगालियों का विरोध किया, वास्को डी गामा का विरोध किया। वास्को डी गामा ने भारत से 60 गुना व्यापार का मुनाफा कमाया और जब ये फिर से पुर्तगाल गया तो वहाँ पे लोगों ने देखा कि भारत में तो बहुत सारा धन है, तो उन लोगों को भी प्रेरणा मिली भारत में व्यापार करने के लिए। और इनके उद्देश्य क्या थे? भारत से व्यापार करने के उद्देश्य क्या थे पुर्तगालियों के? तो इनके उद्देश्य थे अरबों और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना और ईसाई धर्म का प्रचार करना। ठीक है, अंत में जाके इनका उद्देश्य बदल जाता है जब भारत आ जाते हैं तो। ठीक है, पुर्तगाली शासकों द्वारा पूर्वी व्यापार को विशेष प्रोत्साहन तथा शाही एकाधिकार प्रदान किया गया था। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया जाता था। पुर्तगालियों को जो साम्राज्य था वो समुद्र के किनारे पूर्वी तट पर स्थित था, तो इसको पूरे जो साम्राज्य था उनको एस्तादो द इंडिया बोलते थे।
वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, जो कि 1500 में आया था। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आता है 1502 में, ठीक है। और पूर्वी जगत की काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। 1503 में कहाँ पे? कोचीन में पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का आगमन होता है 1505 से 1509 में। 1503 में अल्मेडा ने टर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और बाद में जो पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 में भारत स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में आता है और अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक ने कोचीन को मुख्यालय बना दिया था। 1530 तक कोचीन जो था वो पुर्तगालियों का मुख्यालय रहता है। बीजापुर के जो शासक होते हैं यूसुफ आदिल शाह से इसने गोवा को छीन लिया, जो पुर्तगीज व्यापारी केंद्रों की राजधानी बनाई गई, ठीक है। 1510 में अल्बुकर्क ने एक नीति अपनाई थी कि पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि हेतु इसने भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए, ठीक है, भारतीय महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाई थी, ठीक। उसने विजयनगर के जो शासक थे कृष्णदेवराय से मैत्रीपूर्ण संबंध थे। जो कृष्णदेवराय शासक थे विजयनगर के, वहाँ उनके दरबार में इसके जो पिता थे अल्बुकर्क के, लुई 14वां इसके दरबार में आए थे, ठीक है। बीजापुर के शासक से इसने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया, जो कि पुर्तगीज व्यापारी केंद्रों की राजधानी बनाई गई, ठीक है। उसके बाद नीनू डी कून्हा आता है 1529 से 1538 ईस्वी तक, ठीक। पुर्तगीज वायसराय होता है, पुर्तगाली साम्राज्य का वायसराय होता है। इसने 1530 में कोचीन से गोवा राजधानी ट्रांसफ़र कर दिया होता है, ठीक। राजधानी जो है कोचीन से गोवा ट्रांसफ़र कर देता है। और इसने सैंथोमा, ठीक, देख लीजिएगा, सैंथोमा, हुगली और दीव, ठीक है, सैंथोमा, हुगली और दीव में बस्ती स्थापित करता है। भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर यह वाणिज्य का विस्तार करता है। 1534 ईस्वी में बंगाल के शासक महमूद शाह से सतगांव में फैक्ट्री की अनुमति प्राप्त कर लेता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अकबर की अनुमति से ये हुगली में और शाहजहां की अनुमति से ये बंदेल में कारखाने स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर लेता है। कार्टेज अड़मेरा पद्धति को अपनाता है। पुर्तगालियों ने कार्टेज अड़मेरा काफिला पद्धति के द्वारा भारतीय तथा अरबी जहाज़ों को कार्टेज या परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश वर्जित कर देता है। अरबी और भारतीय जहाज़ों को जिन्हें कार्टेज प्राप्त था को काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं होती है। पुर्तगालियों ने काफिला प्रणाली के अंतर्गत छोटे छोटे स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों को समुद्री यात्रा के साथ संरक्षण प्रदान किया, जिसके लिए जहाज़ों को चुंगी देनी होती थी। पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट अकबर को भी पुर्तगालियों से कार्टेज या परमिट लेना पड़ा था, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत करते थे कि स्थानीय व्यापारियों को संरक्षण देकर और चुंगी वसूलते थे, ठीक है। 1542 में ही मार्टिन डिसूजा या फ्रांसिस के काल में संत जेवियर का दक्षिण भारत में आगमन हुआ था। पुर्तगालियों ने भारत या पूर्व के साथ व्यापार में वस्तु विनिमय का सहारा नहीं लिया। यहाँ से वस्तुओं की खरीद में पुर्तगाली सोना, चांदी, अनेक बहुमूल्य रत्नों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और पुर्तगाली जो मालाबार और कोंकण तट से सर्वाधिक क्या ले जाते थे? काली मिर्च का निर्यात करते थे। मालाबार तट से अदरक, दालचीनी, हल्दी, चंदन, नील आदि का निर्यात होता था। दक्षिण पश्चिम भारत से पुर्तगाली राफ्टा ले जाते थे, जिन्स आदि ले जाते थे। जटामांसी बंगाल से, दक्षिण पूर्व एशिया से लाख, लौंग, कस्तूरी आदि का निर्यात करते थे,
क्रय आदि का क्रय करते थे। ठीक है, भारत से केवल काली मिर्च की खरीद के लिए पुर्तगाली प्रतिवर्ष 1,70,000 क्रूज़िडो भारत लाते थे। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूज़ा के साथ, जैसा कि हमने अभी बताया था, सेंट जेवियर भारत आना हुआ था। ठीक है, पुर्तगाली गोवा, दमन और दीप पर 1661 ईस्वी तक शासन करते रह गए थे। इनके पतन के क्या कारण थे? पतन के कारण देख लेते हैं। भारतीय जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता का भावना, ये जबरदस्ती ईसाई बनाने का प्रयास कर रहे थे लोगों को। ठीक है, और गुप्त रूप से व्यापार करना, डकैती और लूटमार को अपनी नीति का हिस्सा बनाना, नए उपनिवेश ब्राजील की खोज, नए उपनिवेश ब्राजील में को बनाने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा, अपर्याप्त व्यापारिक तकनीक, पुर्तगीज व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा का अधिक नियंत्रण था। पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई थी, ये पूछा जाता है। 1556 में गोवा में पुर्तगालियों ने भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। भारतीय जड़ी बूटियों और औषधीय वनस्पतियों पर यूरोपीय लेखकों द्वारा लिखित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का 1563 में गोवा से प्रकाशन हुआ था। ईसाई धर्म का मुगल शासक अकबर ने दरबार में प्रवेश फादर एकाबिवा और मांसरेत के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, गोथिक स्थापत्य कला का आगमन कैसे हुआ था? पुर्तगालियों के साथ भारत में आया था। तो एक बार देख लेते हैं इन्होंने कहाँ कहाँ कंपनियाँ स्थापित की थी। इसने 1503 में कोचीन, 1505 में केन्नानोर, ठीक, गोवा में 1510 में, 1510 गोवा, मलक्का 1511, ठीक है, और 1534 में बेसिन, ठीक है। उसके बाद 2 में डच, जो कि हॉलैंड से थे, संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। ठीक है, डच कंपनी की आरंभिक पूंजी जिसे उन्हें व्यापार करना था, ठीक है, ये थी। ठीक है, भारत में शीघ्र ही वेरिगदे और ओस्ट इंडिसे कंपनी ने मसाला व्यापार पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, एकाधिकार कर लिया था। भारत में डच फैक्ट्रियों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पुलिकट स्थित जो गोल्ड्रिया के दुर्ग के अलावा सभी डच बस्तियां में कोई किलाबंदी नहीं की गई थी। यही इनके पतन का कारण भी बन गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत जैसे अधिक रुचि इंडोनेशिया के मसाला व्यापार में थी। डचों ने 1613 में जकार्ता को जीतकर बैटविया नामक नए नगर की स्थापना की थी और 1641 में डचों ने मलक्का और 1658 में सिलोन पर कब्जा कर लिया था। 1605 में मछलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाना खोला गया था। डचों द्वारा भारत में स्थापित कुछ कारखाने कौन कौन से हैं देखते हैं। पुलिकट में 1610 में स्थापित, करिकाल 1645, चिंसूरा 1653, कोचीन 1663, कासिम बाजार, पटना, नेगापट्टनम, बालासोर 1658 में। डचों द्वारा भारत से नील सोरा सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। ठीक है, डचों द्वारा भारत से नील सोरा और सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। मछलीपट्टनम से नील का निर्यात करते थे। डच लोग भारत से सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। सूरत स्थित डच व्यापार निदेशालय डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक लाभ कमाने वाला प्रतिष्ठान था। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पिपली में स्थापित की गई थी, लेकिन शीघ्र ही पिपली की जगह बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना की गई। 1653 में चिंसूरा अधिक शक्तिशाली डच व्यापार केंद्र बन गया। इन्होंने कोरोमंडल तटवर्ती प्रदेशों में सूती वस्त्र व्यापार किया जाता था। मालाबार से मसालों का व्यापार किया जाता था। डचों ने पुलकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्कों का प्रचलन करवाया था। डचों ने भारत में पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से इस तरह से
से निष्कासित कर दिया, लेकिन अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति के सामने डच थम नहीं पाए और इन्होंने बंगाल से मुख्यतः सूती वस्त्र, रेशम, सोरा और अफीम निर्यात करते थे। डचों द्वारा कोरोमंडल प्रदेश से सूती वस्त्र का व्यापार किया जाता था, ठीक, और मालाबार तटवर्ती प्रदेशों से मसाला का व्यापार करा जाता था। भारत में डचों की असफलता के क्या कारण थे? डचों की असफलता के कारण थे इसका सरकार के सीधे नियंत्रण में होना, कंपनी के भ्रष्ट अधिकारियों का और कर्मचारी, ठीक। भारत में डचों के आगमन के परिणाम स्वरूप यहाँ का जो सूती वस्त्र उद्योग निर्यात को सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गया था। भारतीय वस्त्रों के यूरोप में निर्यात का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि इंग्लैंड आगे चलकर वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। उसके बाद अंग्रेजों के बारे में देखते हैं। उन यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में जिन्होंने भारत में आकर अपनी व्यापारिक गतिविधियां आरंभ की, उनमें अंग्रेज सर्वाधिक सफल हुए थे। 1599 में जॉन मिल्टन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया था, ठीक है। फ्रांसीसियों के बारे में बाद में पहले देखते हैं। और यहाँ पे ये हेडिंग गलत लिख गई है, ये होगा अंग्रेजों के बारे में, ठीक है। तो 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर द्वारा 15 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र मिल गया। 15 वर्ष बीत जाने के बाद जेम्स प्रथम ने अनलिमिटेड पीरियड के लिए बढ़ा दिया यह अधिकार पत्र। ईस्ट इंडिया कंपनी 1601 में जावा, सुमात्रा और मलक्का से यात्रा प्रारंभ कर 1604 में भारत पहुंची। कैप्टन हॉकिंस समुद्री रास्ते से भारत आने वाला पहला अंग्रेज था, ठीक है। हॉकिंस के व्यवहार से प्रसन्न होकर जहांगीर ने उसे 400 की मनसब प्रदान की, ठीक। पुर्तगालियों ने जहांगीर को प्रोवोक किया कि वो उसको, कैप्टन हॉकिंस को या अंग्रेजों को भारत से निकाल दें, लेकिन 6 फरवरी 1613 ईस्वी को जहांगीर द्वारा फरमान अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की दे दी गई, ठीक है, अनुमति मिल गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी की यह पहली कोठी थी। कहाँ पे? 6 फरवरी 1613 को, ठीक। टॉमस एडवर्थ द्वारा सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई थी। उसके बाद, ठीक, सर टॉमस रो 18 सितंबर 1618 को सूरत पहुंचता है और 10 जनवरी 1616 से 17 फरवरी 1618 तक भारत में रहता है, ठीक है। मुगल दरबार इन हिस्सों में व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लेता है, ठीक है। 1619 में अहमदाबाद, भड़ौच, बड़ौदा, आगरा में कंपनी के कारखाने लगाए जाते हैं। 1611 में मछलीपट्टनम, पेटापुल्ली और मछलीपट्टनम, पेटापुल्ली में कारखाने लगाए जाते हैं। 1623 में गोलकुंडा के सुल्तान का सुरहना फरमान आता है, जिससे 500 पैगोडा वार्षिक कर पर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह से व्यापार का एकाधिकार मिल जाता है। 1633 में बालासोर और हरिहरपुरा में कारखाने स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। 1634 में ब्रिटेन की जो सभी जनता को व्यापार करने का एकाधिकार मिल जाता है और उसकी एक प्रतिद्वंदी कंपनी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का जन्म होता है। इस कंपनी ने अधिकार प्राप्त करने के लिए विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में भेजा था, ठीक है। और 1639 में जो चंद्रगिरी के राजा द्वारा फ्रांसिस ड्रेको मद्रास पर पट्टे पर प्राप्त हो जाता है और यहीं पर फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की जाती है, ठीक है। 1641 में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का निर्माण होता है, ठीक। 1661 में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रिगंजा का विवाह बम्बई को दहेज में दे दिया जाता है, ठीक है।
और चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक कर पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। बम्बई 1659 में 69 से 1677 में गवर्नर गेराल्ड ओंगियर बम्बई का महान संस्थापक बनता है और डॉक्टर गैब्रियल बोटन द्वारा शाह शुजा की बेटी का इलाज करने पर बंगाल 2 जहाज और बंगाल तथा बिना चुंगी के व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद 1651 में ब्रिजमैन द्वारा हुगली में अंग्रेजी कारखाने की स्थापना की जाती है शाह शुजा की अनुमति से। ठीक है। 1658 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल की फैक्ट्री या जो होती हैं वो फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास के अधीन आ जाती हैं। विलियम हैजेस बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर बनता है। ठीक। 1686 में हुगली लूटकर हुगली लूट लेते हैं। मुगलों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ाई होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है और 1,50,000 रुपये मुगल फिर देते हैं, अंग्रेज लोग मुगलों को देते हैं और फिर से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर लेते हैं। इसी बीच में जाप चार्नोक 1690 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों के बीच समझौता हो जाता है और जाप चार्नोक को बंगाल में कंपनी के एजेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है। 10 फरवरी 1691 में जाप चार्नोक ने सूतानाती में फैक्ट्री लगाता है। ठीक है। 1698 से 99 में अजीम उद बंगाल का सूबेदार बनता है। ठीक है। और 1200 रुपये में जमींदारी जो है सूतानाती की, गोविंदपुरा की और कलकत्ता की प्राप्त कर लेता है। आधुनिक कलकत्ता की नींव किसने डाली थी? जाप चार्नोक ने। ठीक है। यहीं पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। 1700 में बनता है फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसका प्रथम गवर्नर होता है चार्ल्स आयर को बना जाता है। 1701 में गवर्नर औरंगजेब ने यूरोपियों को गिरफ्तारी के आदेश दे देता है और 1702 में ओल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी और न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी एक साथ मिल जाती है तथा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज का बनती है। ठीक। ठीक है। 1715 में मुगल दरबार में फर्रुखशियर का शासन होता है तो सर जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल जाता है। ठीक है। जिसमें होता है एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन। ठीक है। स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन और ख्वाजा सेहउर्दू, जो कि विलियम हैमिल्टन सर्जन होता है और ख्वाजा सेहउर्दू जो है वो आर्मेनिया दुभाषिया होता है। ठीक। राजा को भयानक बीमारी से मुक्ति दिलाई। खुश होकर फर्रुखशियर ने बंगाल, मद्रास और गुजरात के सूबेदारों के नाम 3 फरमान जारी करता है, जिसको कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके अंतर्गत कहा जाता है कि 3,000 रुपये वार्षिक कर अदा करके ईस्ट इंडिया कंपनी को समस्त व्यापार शुल्क से मुक्ति मिल जाएगी और कलकत्ता के आसपास के 38 गांवों को खरीदने का अधिकार दे दिया। बम्बई में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों का समुच्चय पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति हो जाती है, दे देते हैं, फर्रुखशियर द्वारा दे दिया जाता है। ठीक है। मराठा सेना नायक कान्होजी आंग्रिया ने पश्चिमी तट पर अंग्रेजों की स्थिति को काफ़ी कमज़ोर बना दिया होता है लास्ट में। ठीक है। अंग्रेजों का शासनकाल चलता रहता है। इसी में डच लोग आते हैं, डन आते हैं। तो 1616 ईस्वी में डेनमार्क आते हैं। 1620 में ये तैंकोवर तमिलनाडु में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं, व्यापारिक कंपनी स्थापित करते हैं। 1676 में सेरामपुर बंगाल में, ठीक है, ये अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं, व्यावसायिक केंद्र। और 1645 में अपनी व्यापारिक जो वाणिज्यिक कंपनी को अंग्रेजों के हाथ बेचकर ये लोग चले जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी। ठीक है।
ये मुगल साम्राज्य के पतन का कारण यहाँ पे गलत लिख गया है। ठीक है, उसके बाद फ्रांसीसी देखते हैं। लुई 14वां के मंत्री जो होते हैं कोलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में, ठीक, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। एक सरकारी फ्रेंच कंपनी होती है जिसका नाम होता है कंपेन डेज इंडेज ओरेंटलेज कहा जाता है। ठीक है, 1667 में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत रवाना होता है। ठीक, जिसने सबसे पहले 1668 में कारखाने लगाते हैं। कहाँ पे? सूरत में। 1659 में मरकारा में गोलकुंडा की अनुमति से। ठीक, मुसलीपट्टनम में दूसरा कारखाना। 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने वेलिकोंडपुर के जो सूबेदार होते हैं शेर खान लोधी से पुंडचेरी गांव प्राप्त किया। 1701 में पौंडीचेरी जो फ्रांसीसियों का मुख्यालय बनाया गया। ठीक, उसके बाद फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक बनाया जाता है। 1674 के बंगाल के जो सूबेदार होते हैं शाइस्ता खां द्वारा फ्रांसीसियों को प्रदत्त स्थान पर 1692 ईस्वी में चंद्रनगर की स्थापना की जाती है। ठीक है, उसके बाद डचों ने अंग्रेजों की सहायता से 1693 में पौंडीचेरी को छीन लिया, लेकिन 1697 में संपन्न रिजविक की संधि के बाद पौंडीचेरी पुनः फ्रांसीसियों को प्राप्त हो गई। 1721 में मॉरिशस में, 1724 में मालाबार माहे में। ठीक है, 1739 में करिकाल पर अधिकार कर लिया और 1742 में राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के चलते फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध होता है, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक युद्ध जो होता है 1746 से 48 के बीच होता है। इसमें तात्कालिक कारण क्या होते हैं कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के साथ प्रारंभ होता है। तत्कालिक कारण होता है कि अंग्रेज के कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया जाता है। ठीक है, और फ्रांसीसी जो गवर्नर होता है मॉरिशस का, ला बोर्दने के सहयोग से डुप्ले ने मद्रास के गवर्नर को आत्मसमर्पण करा दिया। ठीक है, ऑक्स ला सैपेल की संधि होती है। परिणाम क्या होता है देखते हैं। ऑक्स ला सैपेल की संधि होती है और मद्रास जो होता है पुनः अंग्रेजों को मिल जाता है। आपको ये याद रखना है कि कब हुआ था, उसके तात्कालिक कारण क्या थे। ठीक है, और उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ। द्वितीय पे आ जाते हैं। अगर बीच में आपको पढ़ना है तो आप देख लीजिए, ज़्यादा जानना है किसी को तो जानकारी रखनी है तो। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच होता है। कारण क्या होता है कि हैदराबाद और कर्नाटक के सिंहासनों के विवादास्पद उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई होती है, जो कर्नाटक के नवाबी पद के लिए लड़ाई होती है। ठीक है, कर्नाटक की नवाबी पद के लिए लड़ाई होती है। चंदा साहब ने कर्नाटक की नवाबी के लिए दुपले का सहारा लिया और मुजफ्फर जंग के लिए दक्कन की सूबेदारी का समर्थन किया था। अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग को अपना समर्थन दिया। ठीक है, और नासिर जंग को अपना समर्थन देने के बाद रॉबर्ट क्लाइव 1751 में 500 सैनिकों के साथ धारवाड़ पर कब्जा कर लेता है। डुप्ले की नीति की आलोचना करते हैं फ्रांस लोग और उसको वापस इंग्लैंड भेज देते हैं और उसकी जगह पर गोडोहू को गवर्नर बना के 1 अगस्त 1754 को भारत ले आते हैं। ठीक है, उसके बाद अंत में परिणाम क्या होता है कि गोडोहू तथा अंग्रेजों के मध्य 1755 में पौंडीचेरी की संधि के बाद युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो परिणाम क्या होता है कि पौंडीचेरी की संधि होती है। पौंडीचेरी कब? 1755 में। 55 में पौंडीचेरी की संधि होती है और युद्ध
समाप्त हो जाता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में देखते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 से 1763 के बीच में हुआ था। ये भी प्रथम युद्ध की भांति ही यूरोपीय संघर्ष प्रसार था। कारण क्या था कि क्लाइव और वॉटसन द्वारा बंगाल पर स्थित चन्नगर पर अधिकार कर लिया गया था। 22 जनवरी 1760 को जो वॉन्डिवॉस का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों की सेना को आयरकोट का और फ्रांसीसियों की सेना को लाली का समर्थन होता है, और अंततः परिणाम ये होता है कि पेरिस की संधि के साथ ही पेरिस की संधि होती है, ठीक है। और 1764 ईस्वी में पेरिस की संधि के साथ ही युद्ध समाप्त हो जाता है। कारण क्या थे कि फ्रांसीसी सरकार का असहयोग, कंपनी का सामंती स्वरूप और अत्यधिक शाही नियंत्रण, ठीक है। इंग्लैंड की सैनिक सर्वोच्चता, फ्रांसीसी सेनापति डुप्ले बुसी की तुलना में अंग्रेज सेनापति क्लाइव, लॉरेंस, आयरकोट आदि अधिक सूझबूझ वाले सेनापति थे, ठीक है। तो फ्रांसीसी शक्ति की असफलता के कारण यही थे। अब हमारा यहाँ पे यूरोपियों का भारत में आगमन समाप्त होता है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।